रिट पिटिशन इज द पावर ऑफ द कोर्ट्स टू टेक करेक्टिव मेजर्स। जो भी आपके पास राइट्स हैं उसको प्रोटेक्ट करने के लिए वन ऑफ द ऑप्शन जो कोर्ट्स के पास है वो है रिट जुरिस्डिक्शन। हम हर रोज़ थोड़ा थोड़ा करके यूजीसी नेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं एंड हमने डिसाइड किया था कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इन दोनों ही सब्जेक्ट से रिट जुरिस्डिक्शन का हर साल क्वेश्चंस आते ही हैं। तो रिट जुरिस्डिक्शन का टॉपिक हम विस्तार से पढ़ रहे हैं 4 पार्ट के वीडियो में। आज का वीडियो है पार्ट 3। अगर आपने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 अभी तक नहीं देखा तो यहाँ पे लिंक है, आप तुरंत जाइए। आज के वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं जो रिट जुरिस्डिक्शन का स्कोप एंड पावर्स होता है उसके बारे में। आपको पता ही होगा कि रिट जुरिस्डिक्शन इंडिया सिर्फ 2 ही कोर्ट्स के पास है, हाई कोर्ट्स के पास है और सुप्रीम कोर्ट के पास है। तो हमें ये भी जानना ज़रूरी है कि हाई कोर्ट के रिट पावर्स में एंड सुप्रीम कोर्ट के रिट पावर्स में फ़र्क है क्या। तो आज के वीडियो में पहले हम देखते हैं कि कुछ ऐसे पॉइंट्स जो हमें रिट जुरिस्डिक्शन के बारे में पता होना ही होना है। फर्स्ट है कि रिट जो होता है वो है एक डिस्क्रिशनरी रिलीफ। डिस्क्रिशनरी का मतलब होता है कि कोर्ट के पास डिसीजन लेने का हक है कि आपने जो पिटिशन डाली उसको डिटेल में सुने, फटाफट सुन के ख़त्म करें, सुने या ना ही सुने, आपको अगर रिलीफ देना भी है तो किस टाइप का रिलीफ दे, ये सब डिसीजंस कोर्ट ही लेगा। तो इसीलिए इसको हम बोलते हैं एक डिस्क्रिशनरी रेमेडी। ऐसा नहीं है कि आपने रिट पिटिशन फाइल कर दिया तो कोर्ट को आपको सुनना ही सुनना है। आपके पास फाइल करने का राइट है, पर डिस्क्रिशनरी रेमेडी है कोर्ट के पास ताकि वो डिसाइड करे कि आपका जो केस है वो सच में उसमें कुछ राइट्स इन्वॉल्व हैं कि नहीं। ठीक है। दूसरी चीज़ जो आपको ये याद रखना है, हमने कहा था कि सिर्फ 2 ही कोर्ट्स के पास होता है ये पावर। क्या बोला था? हाई कोर्ट्स के पास जा सकते हो या सुप्रीम कोर्ट के पास। तो जब भी आपका कोई भी राइट वायलेट होता है, ठीक है, फंडामेंटल राइट की बात कर रही हूँ, ओके, फंडामेंटल राइट आपका वायलेट हुआ, आपका मान लो राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच है, आप कुछ भी बोल सकते हो, आप किसी ने जाके उस पर रोक लगा दी तो आपको हुआ गुस्सा, आपको कंप्लेन करना है, तो आप कहाँ कंप्लेन करोगे वो आपकी मर्जी है। मतलब आपके पास राइट है, या फिर आप सीधे हाई कोर्ट के पास जाओ या सुप्रीम कोर्ट के पास जाओ। इसी को हम बोलते हैं कंकरेंट जुरिस्डिक्शन। मतलब कंकरेंट मतलब एट द सेम लेवल, एट द सेम टाइम। तो जैसे ही आपका राइट वायलेट हुआ, आपके पास राइट है कि आपको हाई कोर्ट में जाना है या सुप्रीम कोर्ट में जाना है। कंकरेंट जुरिस्डिक्शन है तो आप ही डिसाइड कर लो। ठीक है। अब ये डिसाइड करने के लिए ये तो पता होना चाहिए इन दोनों के डिफरेंसेस क्या है, वो थोड़ा हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम फटाफट ये देख लेते हैं कि कोई भी रिट पिटिशन फाइल करने के लिए जनरली, मैं बोल रही हूँ जनरली स्पीकिंग, कैसे ग्राउंड्स होने चाहिए। हमने ऑलरेडी टाइप्स ऑफ रिट्स में डिस्कस किया था कि स्पेसिफिकली हर रिट, अगर स्पेसिफिक रिट चाहिए तो उसके लिए आपको कौन कौन से ग्राउंड्स लेने हैं। पर यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं कि जनरली कोई भी रिट पिटिशन के लिए आपको कैसे ग्राउंड्स चाहिए। फर्स्ट क्या होता है कि आपको कुछ ना कुछ फंडामेंटल राइट का वायलेशन तो चाहिए। ऐसा तो कुछ तो दिखाओ कि आपका जो फंडामेंटल राइट है वो वायलेट हो गया है। सेकेंड, आपको ये दिखाना पड़ेगा कि कोई भी कोर्ट हो, पब्लिक अथॉरिटी हो, गवर्नमेंट ऑफिशियल हो, कोई भी हो, उन्होंने आपका प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस को वायलेट किया, ये तो आपको दिखाना पड़ेगा। या फिर आपको दिखाना पड़ेगा कि जो भी प्रोसीजर्स चल रहे हैं उसमें जुरिस्डिक्शन है ही नहीं। मतलब जुरिस्डिक्शन का कुछ मतलब नहीं है, पावर। जहाँ पे भी जुरिस्डिक्शन आता है ना, उसको आप अपने मन में पावर करके आप समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है। तो आप कहना चाहते हो कि उन्होंने जो किया ना, उनके वो करने का उनके पास पावर नहीं था, फिर भी उन्होंने कर दिया। आपको ये बोलना है। ये बोलना है तो उसके लिए आप वो क्या वर्ड यूज़ करोगे? विदाउट जुरिस्डिक्शन का वर्ड यूज़ करो। ठीक है। तो ये आपको दिखाना पड़ेगा। या फिर ये सब नहीं है, आपको ये दिखाना है कि जो भी एक्ट बना है, ठीक है, पार्लियामेंट है, स्टेट लेजिस्लेचर्स हैं, ये सब मिलके उन्होंने कुछ एक्ट्स बनाए। ठीक है। आपको कहना है ये जो एक्ट्स बनाए ये मेरे फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करते हैं। ठीक है। एंड इसीलिए आप चैलेंज करना चाहते हो। तो कुछ भी हो, बट ऐसा कुछ तो होना चाहिए आपका रिट पिटिशन में, कुछ तो ऐसा हो ताकि आप फाइल कर सको एक वैलिड रिट पिटिशन। ठीक है। अब क्या चीज़ें हो सकती हैं जिसकी वजह से आपका रिट पिटिशन एक्सेप्ट ना हो? इसके लिए बहुत चीज़ें हो सकती हैं, बट जो प्रोसीजरल पार्ट पे होते हैं वो ये चीज़ें हैं। जैसे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ये कह सकता है आपके पास ऑल्टरनेटिव रेमेडी हो। फर्स्ट रीज़न है ऑल्टरनेटिव रेमेडी। इसका मतलब क्या है? जैसे आप कहते हो कि मैं गया था कोई टैक्स अथॉरिटी के पास, ठीक है, मैंने अपना टैक्स रिटर्न फाइल किया,
उसके बाद कुछ डिस्प्यूट हुआ तो मैं गई थी अपना टैक्स ऑफिसर के पास, ठीक है। ये टैक्स ऑफिसर जो है वो पब्लिक अथॉरिटी है, यस। इसने मेरे अगेंस्ट एक ऑर्डर पास किया। अब ये जो ऑर्डर है मुझे गलत लगता है, ठीक है। तो जब भी मुझे गलत लगता है या मुझे लगता है कि मेरे प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस वायलेट हुए, तो इसके अगेंस्ट मैं तो रिट तो फाइल कर ही सकती हूँ, ठीक है। तो मैंने रिट फाइल किया, मान लेते हैं, ये सब स्टोरी चल रही है, ठीक है। तो मान लिया कि मैंने रिट फाइल किया। तब हाई कोर्ट कहेगा या सुप्रीम कोर्ट वो ये कहेंगे कि आपने रिट फाइल क्यों की, क्योंकि ये जो ऑर्डर है इसके अगेंस्ट आप अपील कर सकते थे ना, ऑर्डर्स के अगेंस्ट लोअर कोर्ट के ऑर्डर्स के अगेंस्ट या जुडिशियल अथॉरिटीज़ के ऑर्डर्स के अगेंस्ट, या फिर कोई ट्राइब्यूनल अगर आपने को ऑर्डर दिया है तो ट्राइब्यूनल के ऑर्डर के अगेंस्ट भी तो आप अपील फाइल तो कर सकते थे। तो आपको वो अपील फाइल करना चाहिए था, ना कि रिट। तो इसी को बोलते हैं ऑल्टरनेट रेमेडी, मतलब आपको रिट के अलावा भी जस्टिस पाने के अदर चांसेस थे। क्या मतलब होता है कि आपको अगर रिट आपका अलाउ नहीं होता है तो भी आपको इनजस्टिस नहीं हो रहा है, क्योंकि आपके पास लीगली अदर ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो ऐसे ग्राउंड्स पे आपके रिट पिटिशन डिसमिस हो सकता है। फिर और क्या हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट कहते हैं आप हाई कोर्ट के पास चले जाओ, हाई कोर्ट कहते हैं नहीं नहीं आप सुप्रीम कोर्ट के पास चले जाओ। ऐसा भी होता है, जो भी रीजंस हो। कभी कभी हाई कोर्ट को लगता है कि नहीं ये जो क्वेश्चन है वो नेशनल लेवल का क्वेश्चन है जो सुप्रीम कोर्ट को डिसाइड करना चाहिए। तो कभी कभी सुप्रीम कोर्ट को ये लगता है कि हाई कोर्ट के पास मैटर चला जाना चाहिए, क्योंकि वो लोकल लेवल पे बेटर एडमिनिस्ट्रेशन होगा। और कभी कभी हाई कोर्ट को लगता है कि जो क्वेश्चन इन्वॉल्व है वो बहुत सारे हाई कोर्ट्स में पेंडिंग है, तो ये नेशनल लेवल पर एक ही बार सेटल हो जाए वो बेटर है। तो ऐसे कोई भी रीजंस हो, पर हो सकता है ये चीज़ कि हाई कोर्ट कहे सुप्रीम कोर्ट कहे हाई कोर्ट। और तीसरी चीज़ है टाइम डिले। वैसे तो कोई लिमिटेशन अप्लाई नहीं होता है रिट पिटिशन पर आपको सही टाइम पर अपने राइट्स एक्सरसाइज करने पड़ेंगे। बहुत देरी के बाद अगर आप रिट पिटिशन फाइल करते तो उसका कोई यूज़ नहीं बचता। तो आप देखते हैं डिफरेंसेस, ठीक है। जो आपका सुप्रीम कोर्ट का रिट पिटिशन का जुरिस्डिक्शन होता है वो आता है आर्टिकल 32 से, एंड जो हाई कोर्ट्स का होता है वो आ गया आपका 226 से, ठीक है। ये तो फर्स्ट डिफरेंस हो गया। अब जो बाकी के डिफरेंसेस हैं उसको समझने से पहले थोड़ा सा पहले ये देख लेते हैं, जो की डिफरेंस है वो देख लेते हैं। जो 32 के अंडर सुप्रीम कोर्ट का रिट जुरिस्डिक्शन होता है उसमें सिर्फ फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन के लिए जा सकते हो। ओनली वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओनली फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन। बट 226 के अंडर, ठीक है, हाई कोर्ट्स के 226 के अंडर आप रिट्स कोई भी अदर राइट के लिए भी ले सकते हैं। मतलब यहाँ पे तो फंडामेंटल राइट्स होते ही हैं प्लस अदर राइट्स, ठीक है। ये सबसे द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ डिफरेंस तो यही होता है। इसको समझने के लिए ना मैं एक बहुत ही सिंपल बट इफेक्टिव एग्जाम्पल दूंगी, ठीक है। मान लीजिए एक मदर है जिनके दो मदर हैं, उनके दो बच्चे हैं, बट जो फादर थे उन बच्चों का हस्बैंड वो उनकी डेथ हो जाती है, ठीक है। बट जो इन लॉज थे वो ये दोनों बच्चों को ज़बरदस्ती अपने साथ ले जाते हैं एंड मदर को नहीं दे रहे वो बच्चों की कस्टडी, ठीक है। अब ये जो मदर है वो बेचारी वो जाना चाहती है कुछ ऐसा इंस्टेंट रिलीफ के लिए ताकि वो बच्चे उनके पास आ जाए। अगर आप देखो तो मदर के पास कोई फंडामेंटल राइट नहीं है टू हैव द चिल्ड्रन, ऐसा कुछ फंडामेंटल राइट नहीं है। एंड जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं वो हमने डिस्कस किया था आर्टिकल 12 के स्टेट पे ही वो एप्लीकेबल होते हैं। इन लॉज तो प्राइवेट पार्टीज़ है ना, प्राइवेट पार्टीज़ के अगेंस्ट तो आप कहाँ ही फंडामेंटल राइट्स का क्लेम करोगे, है ना, मुश्किल है। क्लेम कुछ केसेस में कर सकते हो पर मुश्किल है। तो ऐसे केस में उनके पास राइट है, क्या है, राइट है, उनका कस्टडी का राइट है अंडर, मान लीजिए हिंदू हैं तो हिंदू मेंटेनेंस एक्ट, हिंदू गार्डियनशिप, तो हिंदू लॉ के हिसाब से नेचुरल गार्डियन तो मदर है, तो उनके पास राइट्स हैं पर फंडामेंटल राइट्स नहीं है, ठीक है। मैं फिर से बताऊं, आपके पास जो मदर, ये एग्जाम्पल में जो है मदर के पास राइट्स हैं कस्टडी का, क्योंकि वो नेचुरल गार्डियन है, वो चाहती है कि उनके बच्चे उनके ही के साथ रहे, इन लॉज के साथ ना रहे, ठीक है। तो ऐसे केसेस में हम हाई कोर्ट जा सकते हैं पर सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, ठीक है। तो इस केस में वो हीबियस कॉर्पस लेके
अदर राइट्स के लिए, है ना, अदर राइट्स के लिए जा सकते हैं हाई कोर्ट, पर वो सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के लिए जो फंडामेंटल राइट का वायलेशन चाहिए वो उस केस में नहीं है। पर अदर राइट्स का वायलेशन हुआ है तो इस केस में वो यहाँ पे जाके हीबियस कॉर्पस बोल सकती है कि इलीगल कस्टडी मेरे इन लॉज ने ले लिया है। लीगल कस्टडी नेचुरल गार्डियन मैं हूँ, मेरे पास होना चाहिए, पर इलीगल कस्टडी उनके पास है, तो मेरे जो अदर राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स नहीं, अदर राइट्स जो वायलेट हो रहे, आप उसको प्रोटेक्ट करो हीबियस कॉर्पस के अंडर, ऐसा बोल के वो हाई कोर्ट जा सकती है। तो अब हमारा एक और पॉइंट बच जाता है यहीं पे, वो ये है कि जो हाई कोर्ट है उनके पास रिट जुरिस्डिक्शन के अलावा भी एक और पावर होता है, वो होता है पावर अंडर आर्टिकल 227। मतलब जो भी हाई कोर्ट के नीचे के कोर्ट्स हैं, लोअर कोर्ट्स, ट्राइब्यूनल्स, क्वासी जुडिशियल बॉडीज, इन सब पे सुपरविजन का राइट होता है हाई कोर्ट के पास। एंड कभी भी कुछ केसेस में ऐसा होता है कि रिट जुरिस्डिक्शन का पावर, मतलब 226 का पावर एंड 227 का पावर ओवरलैप होता है, कुछ केसेस में ऐसे हो सकता है। तो इस केस में देन हमें कोई लेना देना नहीं कि वो 227 के अंडर गए हो या 226 के अंडर गए हो, कुछ केसेस में ये दोनों ओवरलैप हो जाते हैं। बट आपको ये पता होना चाहिए कि 227 करके एक स्पेशल पावर एग्जिस्ट करती है हाई कोर्ट के पास। तो ये हो गया हमारे मेजर डिफरेंसेस, एंड हम अगले वाला वीडियो पार्ट 4 ऑफ द वीडियो में डिस्कस करेंगे इनके बेस्ड सम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रिट पिटिशन के।